जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखने वाला, देखो इसके पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था संविधान के अनुच्छेद पार्ट 1 को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। संघ और उसके राज्य क्षेत्र यूनियन एंड देयर टेरिटरी को हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको अनुच्छेद 1st, 2nd, 3rd एंड 4th मैंने कंप्लीट करवा दिया। इसके बाद मुझे आप लोगों को पढ़ाना था राज्यों का एकीकरण, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो आइए देखो शुरुआत करते हैं। राज्यों का एकीकरण, देशी रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन। हमें रीऑर्गेनाइजेशन देखना है, स्टेटों का जो राज्यों का एकीकरण देखना है। अब देखो यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि आज हम लोग जो देख रहे हैं, भारत की जो स्थिति देख रहे हैं, आज वर्तमान समय में 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। क्या जिस समय आजादी मिली थी 1947 में, या जिस समय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, डेट याद रखो 1950, तो जिस समय 1950 ईस्वी में जब संविधान बनकर रेडी हुआ था, क्या उस समय भारत की स्थिति ऐसी थी जो आज है? 28 राज्य थे उस समय। क्या 28 राज्य थे? जी नहीं, उस समय ऐसी कंडीशन नहीं थी। उस समय छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे, उसमें राज्य तो था ही नहीं यार, उसमें प्रांत था। तो उसमें छोटे छोटे प्रांत अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जितने भी प्रांत थे, मतलब कि उसमें कितने प्रांत थे? छोटे छोटे देशी रियासतों में बटे थे। संपूर्ण 552 देशी रियासतें हुआ करती थी और सभी प्रांत आपस में अलग अलग बटे हुए थे। और कुछ ऐसे भी प्रांत थे जो अपने आप में एक देश घोषित करना चाह रहे थे, जैसे कि जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर तो भाई कह रहा था कि हमें एक अलग राज्य, अलग एक देश घोषित करना है ना, एक स्वतंत्र देश घोषित करना है। जूनागढ़ कह रहा था कि हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है, हैदराबाद भी कह रहा था हमें पाकिस्तान के साथ मिलना है। तो ये भौगोलिक रूप से कितना उचित था, कितना उचित नहीं था, आज इसी वीडियो के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो, देशी रियासतों का एकीकरण, हेडिंग लगाओ, देशी रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों का पुनर्गठन, है ना, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। तो आजादी के बाद भारत की भौगोलिक स्थिति, जिस समय भारत की आजादी मिली थी 1947 में, उसमें भारत की स्थिति कैसी थी? तो उस समय 2 वर्गों में बटा हुआ था। ब्रिटिश प्रांत जो डायरेक्ट ब्रिटिश पे जो रूल कर रहे थे ना, ब्रिटिश पे राज कर रहे थे, शासन कर रहे थे, तो ब्रिटिश प्रांत, तो ब्रिटिश 9 प्रांत हुआ करते थे, एवं देशी रियासतें 552 देशी रियासतें 552 हुआ करती थी और ब्रिटिश प्रांत 9 हुआ करती थी। ये 2 अलग अलग हिस्से में बटे हुए थे, एक देशी प्रांत, एक ब्रिटिश प्रांत। लेकिन यही एक समस्या थी। अब देखो 2 अलग अलग प्रांतों में बटे हो। अब देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है, देखो समझने की कोशिश करो। संपूर्ण 552 देशी रियासतों के लिए एक राज्य संचालन कर पड़ा बहुत कठिन कार्य था। अब देखो, अगर 28 स्टेट, आज के वर्तमान समय में 28 राज्य, तो ये समझ में आता है 28 राज्य। सोचो, कल्पना करने की कोशिश करो, यही 28 राज्य अगर 552, 550 अगर स्टेट में अगर बांट दिया जाए, छोटे छोटे स्टेट में बांट दिया जाए, तो कितने मुख्यमंत्री की जरूरत पड़ेगा? देखो आज के डेट में तो हर एक राज्य में मुख्यमंत्री है ना, उनका एक अपना एक राज्य सरकार है। तो अगर सोचो, कल्पना करने की कोशिश करो, अगर इसे 550 स्टेट में बांट दिया जाए तो राज्य संचालन कर पाना कितना कठिन कार्य हो जाएगा। उसी टाइम जिस समय भारत की आजादी मिली थी 1947 में, या जिस समय संविधान बनकर रेडी हुआ था, उस समय सोचो 552 देशी रियासतों में अलग अलग छोटे छोटे प्रांत में बटे हुए थे। तो इस प्रकार से राज्य संचालन कर पाना, है ना, राजपाट कर पाना बहुत कठिन कार्य था। इसके लिए क्या किया? इसके लिए सरदार पटेल जी के द्वारा सभी देशी रियासतों का एकीकरण किया। अब देखो, जो सरदार पटेल थे उनको लौह पुरुष कहा जाता है। मैं इन द लास्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। देखो बहुत सारे वन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में किसे लौह पुरुष कहा जाता है, तो सरदार पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, मतलब कि बहुत मजबूत वाले व्यक्ति कहा जाता है। तो जब बेसिक सेशन खत्म होगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो ये जो 552 देशी रियासतें थी, इनको एकीकरण कार्य करने का किसे सौंपा गया? सरदार पटेल जी को ये काम सौंपा गया था। तो सरदार पटेल जी के द्वारा सभी देशी रियासतों का एकीकरण किया गया। इस कार्य को करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका थी किसकी? सरदार पटेल जी और बीपी मेनन एवं लॉर्ड माउंटबेटन। देखो, जब भारत की आजादी मिली थी, जिस समय संविधान बनने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हुई थी, यह संविधान बन रहा था, है ना, उसके जब विकास के, समझ लीजिए संविधान 1947 से स्टार्ट हुआ था और संविधान बन रहा था। तो संविधान बनने के दौरान में ये संपूर्ण कार्य किसे सौंपा गया था? सरदार पटेल। हालांकि मुख्य भूमिका थी सरदार पटेल जी को राज्यों का या फिर तो प्रांतों का एकीकरण कर पाना। प्रांतों का एकीकरण करने के लिए सरदार पटेल जी को मुख्य भूमिका दी गई थी, मुख्य कार्य सौंपा गया था सरदार पटेल जी को। लेकिन इसके साथ साथ महत्वपूर्ण भूमिका भी था वीपी मेनन एंड लॉर्ड माउंटबेटन जी कार्य सौंपा गया था। तो सरदार पटेल जी हो जाएंगे और कौन हो जाएंगे? बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएंगे। तो इन देशी रियासतों को एकीकरण के समय 549 रियासतें भारत में शामिल हो गई। अब देखो टोटल कितने रियासतें थे? 552 देशी रियासतें हुआ करती थी, जिसमें से 549 किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से 549 देशी रियासतें भारत में शामिल हो गए। लेकिन 3 ऐसे प्रांत थे जो भारत में शामिल नहीं होना चाह रहे थे, या अलग प्रांत घोषित करना चाह रहे थे, अलग अपना देश घोषित करना चाह रहे थे। वो कौन था? एक था जूनागढ़ और एक था हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। जूनागढ़ और हैदराबाद की समस्या क्या थी? ये लोग चाह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए। अब देखो, भारत के नक्शा अगर हम देखने की कोशिश करें
करें तो भारत के नक्शा कुछ इस प्रकार से है। तो जूनागढ़ यहाँ गुजरात वाले एरिया में और हैदराबाद कुछ इस तरीके से। अब भौगोलिक थोड़ा कल्पना करने की कोशिश करो, पाकिस्तान यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है। अब बताओ ये भारत की भौगोलिक स्थिति, भारत के भूगोल है ना, भारत का ये क्षेत्रफल है। अब यहाँ से पाकिस्तान में कैसे कोई मिल जाएगा? क्या कोई संभव हो पाएगा किसी भी तरीके से? भौगोलिक स्थिति के मायने से, भौगोलिक रूप से क्या किसी प्रकार से कोई संभव हो पाएगा बताओ कि ये पाकिस्तान के साथ मिल जाए? और यहाँ जूनागढ़ है, ये गुजरात का जूनागढ़। अब बताओ ये या फिर तो समुद्री इलाका से जाएगा या फिर तो इस तरीके से तो जा नहीं सकता पाकिस्तान में। जब भी जाएगा तो इस तरीके से जाएगा। तो ये भौगोलिक रूप से ये कहना उचित नहीं होगा, ये संभव ही नहीं है कि ये लोग सॉरी फॉर दिस। तो ये जो जूनागढ़ है, ये हैदराबाद है, ये कभी भी संभव हो ही नहीं सकता भौगोलिक रूप से कि पाकिस्तान के साथ मिल जाए। और जम्मू कश्मीर, यहाँ जम्मू कश्मीर था। तो जम्मू कश्मीर क्या कह रहा था, उसको एक मतलब वो बोल रहा था कि हमें एक अलग स्वतंत्र देश घोषित करना, अपना देश घोषित करना, अपना एक देश राज्य बनाना है, एक अलग मतलब कि समझ लीजिए एक स्वतंत्र देश बनाना है। जिस समय भारत को जब आजादी मिली थी 1947 में, तो अंग्रेजों के द्वारा एक कहा गया था कि उन्हें 3 स्टेप दिया गया था कि जिसे अपना स्वतंत्र राज्य घोषित करना या स्वतंत्र देश घोषित करना, वो स्वतंत्र देश घोषित कर सकता है। या फिर तो जिसे पाकिस्तान के साथ, क्योंकि देखो 1947 के बाद दो अलग अलग देशों में बंटवारा हो चुका था, पाकिस्तान का भी बंटवारा हो चुका था और भारत का भी बंटवारा हो चुका था। तो उस समय 3 स्टेप दिए गए थे, है ना, 3 अलग अलग स्टेप दिए गए थे। जिसको अगर अपना देश घोषित करना वो अपना अलग देश घोषित कर सकता है, या जिसको पाकिस्तान के साथ मिलना वो पाकिस्तान के साथ चला जाए, और जिसको भारत के साथ रहना वो अपने भारत के साथ रह सकता है। तो यही एक समझ लीजिए सरदार पटेल जी के लिए अपने अपने एक चैलेंजिंग था कि किस तरीके से 552 देशी रियासतों किस तरीके से भारत में एकीकरण करें, किस तरीके से भारत में मिला है। तो समस्या यही हो गया था। जम्मू कश्मीर बोल रहा था कि अपना एक अलग देश घोषित करना है, जूनागढ़ कह रहा था मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है, हैदराबाद भी कह रहा था मुझे पाकिस्तान के साथ मिलना है। अब यही तो सरदार पटेल जी के लिए चुनौती था, सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि 549 रियासतों को तो भारत में मिला लिए, अब रहेगा 3 रियासत। अब देखो क्या होता है, आगे देखते क्या होता है। देखो भारत एवं पाकिस्तान, देखो 3 रियासतें शामिल नहीं होने के कारण भारत एवं पाकिस्तान विभाजन के बाद इन देशी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए थे। मैंने क्या बताया, 3 स्टेप, 3 ऑप्शन दिए गए थे। भारत में शामिल हो, पहला स्टेप भारत में शामिल हो जाए या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, पहला भारत में शामिल हो जाए या फिर तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए। तीसरा नंबर में दिया गया था स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर ले। ये 3 विकल्प दिए गए थे सरदार पटेल जी के लिए। ये बहुत बड़ी चुनौती थी, अपने आप में बहुत बड़ी चैलेंजिंग थी। तो राज्यों का एकीकरण कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। अब बताओ, जो अगर उस समय तो भारत की जिस समय आजादी मिल रही थी, उस समय हमारे पास उतना सेना मजबूत नहीं था, नहीं तो हमारे पास मतलब कि हमें उस समय जब भारत की जो आजादी मिली थी 1947 में, उस समय हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे, इतने मजबूत हमारे पास सरकार भी नहीं थी, और नहीं तो हमारे पास सेना भी इतना मजबूत नहीं था कि बलपूर्वक सभी देशी रियासतों को अपने अंडर में ला ले। तो हमारे पास किसी भी मतलब कि हम उस समय ऐसे कंगाली स्थिति पर थे, हम कुछ कर भी नहीं सकते थे, केवल हमारा विवेक और बुद्धि ही काम कर सकता था। तो सोचो 552 देशी रियासतों को 549 तो मिल गए, लेकिन 3 देशी रियासतें ऐसे थे जो भारत में मिलना नहीं चाह रहे थे, भारत में नहीं मिलना चाह रहे थे, स्वतंत्र देश घोषित करना चाह रहे थे और पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रहे थे। तो यही सरदार पटेल जी के लिए 3 जो विकल्प था, ये अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती थी। अब देखो क्या होता है, जूनागढ़ एवं हैदराबाद पाकिस्तान से मिलना चाहती थी, जबकि जम्मू कश्मीर स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाहती थी। मैंने आपको अभी भी बताया, अंततः इन तीनों देशी रियासतों को एकीकरण हो गया, मतलब कि तीनों देशी रियासतों को अंत में मिला लिया गया। अब प्रोसेस क्या रहा होगा, देखो मैं बताता हूँ। जूनागढ़ और हैदराबाद, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, मतलब कि वहां के जनमत संग्रह, वहां के पब्लिक, देखो जूनागढ़ की जो पब्लिक थी ना, वो पब्लिक थी, वो हिंदू थी, और जो उसका जो राजा था, जो उसका जो शासक राजा था, वो मुस्लिम था। तो वहां से कि बताओ आप लोग पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो या भारत के साथ मिलना चाहते हो। तो वहां जनमत संग्रह से जब जो वहां पे जो वोट आया वहां से, तब पता चला कि वो लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं। अब जैसे ही राजा को वहां पता चला, जूनागढ़ के राजा को पता चला कि सारी जनता, मैक्सिमम जनता भारत के साथ मिलना चाहती है, तो वहां का राजा भाग गया। तो वहां जनमत संग्रह करवा करके भारत में विलय करवा लिया गया। अब आता है हैदराबाद नाक रगड़ लिया, वो भारत में मिलना नहीं चाह रहा था। तो वहां पर ऑपरेशन पोलो चलाया गया था, पुलिस की वर्दी, हालांकि पुलिस की वर्दी में था, लेकिन वो असल में वास्तविक रूप में वो इंडियन आर्मी थी। उस समय इंडियन आर्मी नहीं थी, आजाद हिंद फौज थी। आजाद हिंद, उस समय तो इंडियन आर्मी थी नहीं, इंडियन मिलिट्री, इंडियन पैरामिलिट्री कुछ भी नहीं था। तो उस समय आजाद हिंद फौज, मतलब जो पुराने सैनिक हुआ करते थे, पुराने सेना हुआ करते, स्वतंत्र सेनाओं के जो सेना हुआ करते थे, तो जो आजाद हिंद फौज के जो सेना थे, उन्हें पुलिस की वर्दी, खाकी वर्दी जो होती है ना, पुलिस की वर्दी, तो खाकी वर्दी के भेष में हैदराबाद में पहुंचा करके ऑपरेशन पोलो मतलब वहां पर शुरू किया गया। और ऑपरेशन पोलो वहां पर साम दंड भेद, मतलब कि लाठी बल पूर्वक हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वनडे एग्जाम में, कि बता जूनागढ़ को किस प्रकार से भारत में विलय किया गया, जनमत संग्रह से। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को मतलब कि पुलिस की वर्दी के भेष में, असल में क्या कौन थे
वो असल में कौन थे? असल में आजाद हिंद फौज के वो सेना थे। तो सेना के भेष में थे, लेकिन खाकी वर्दी, पुलिस की वर्दी पहन करके हैदराबाद में पहुंचा करके उन्हें ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो के माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया, मिला लिया गया। अब रह गया जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ ना, वहां पर एक प्रकार समझ लीजिए, जब जम्मू कश्मीर जैसे ही वहां पर बोला था, आंदोलन कर रहा था कि हमें एक अलग राष्ट्र घोषित करना है, लेकिन इसके साथ एक समस्या होगी। समस्या क्या होगी? तो उसी समय जिसमें आजादी मिली थी, ये आंदोलन कर रहा था कि हमें जम्मू कश्मीर का एक अलग राष्ट्र घोषित करना है। ये आंदोलन कर ही मतलब कि घोषित कर ही रहा था कि जम्मू कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना है। उसी समय पाकिस्तानियों ने अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया, और इतना ज्यादा आक्रमण कर दिया, अब अंततः उनको लगने लगा कि अब हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने वाला। तो ये शरण लिए, किसके शरण लिए? सरदार पटेल जी के शरण लिए। इनसे माफी मांगा कि हाँ हमसे ये गलती हो गई, ये से मतलब इन्हें जाकर के सरदार पटेल जी से बोला कि हमसे गलती हो गई, अब हमारे रक्षा कीजिए, देखो पता ये पाकिस्तानी हम पर अटैक कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, और हमारे यहाँ से जम्मू कश्मीर जाने वाला है। तो इनसे इन द लास्ट मूवमेंट में जम्मू कश्मीर पे ये विलय पत्र पर सिग्नेचर करवाया गया। विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा लिया गया, जैसे कि अब हम ये इस जम्मू कश्मीर के जो राजा थे, हरि सिंह नाम का राजा था, जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उनका नाम था हरि सिंह। तो हरि सिंह ने विलय पत्र पर सिग्नेचर किया। उन्होंने लिखा कि मैं होशो आवास में जम्मू कश्मीर भारत में मिलाना चाहता हूँ। अतः ये जो भी मतलब कि इनकी जो भी गलती थी उन्होंने मान करके विलय पत्र पर इन्होंने हस्ताक्षर कर दिया, जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया गया। अब सरदार पटेल जी ने यहाँ से अपने जो भी इंडियन आर्मी थी, जो आजाद हिंद फौज की जो सेना थी, यहाँ से भेजा गया, और जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने से बचा लिया, और जम्मू कश्मीर को अंततः भारत में मिला लिया गया। तो क्रमशः पूछा जाएगा कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को किस प्रकार से मिलाया गया? तो क्रमशः जनमत संग्रह किससे? जूनागढ़ को जनमत संग्रह, इंग्लिश में बोला जाता है रेफरेंडम बोला जाता है जनमत संग्रह को, और हैदराबाद को कार्रवाई करके, किस प्रकार से कार्रवाई करके? ऑपरेशन पोलो कर करके, मतलब कि एक प्रकार से ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन पोलो। किसके रूप में? पुलिस के द्वारा, पुलिस जो खाकी वर्दी होती है, पुलिस के द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया, और कार्रवाई करके हैदराबाद को मिला लिया गया। और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर, देखो जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर सिग्नेचर करा के, अब आपसे डेट पूछाएगा कि बताओ कि जम्मू कश्मीर को भारत में कब मिलाया गया? तो ये तो हमें पता चल रहा है कि विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा के भारत में मिलाया गया, लेकिन कब? वो डेट बताओ। तो विलय पत्र पर सिग्नेचर हुआ था 26 अक्टूबर 1947 में, और ये ऑपरेशन पोलो कब चलाया गया था? तो 17 सितंबर 1948 ईस्वी में ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिसके माध्यम से हैदराबाद को भारत में विलय कर लिया गया, अर्थात भारत में मिला लिया गया, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से रेफरेंडम। तो इस प्रकार से भारत में मिलाया गया। जो तीन जो समस्या थी, जूनागढ़, हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, तो जूनागढ़ को जनमत संग्रह, हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो 17 सितंबर 1948 को, और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा करके 26 अक्टूबर 1947 में इस पे क्या इसका था, विलय पत्र पर सिग्नेचर करवा करके जम्मू कश्मीर को भारत में मिला लिया। इस प्रकार से 549 देसी रियासत तो पहले से मिल गई थी, और ये जो तीन रियासत जो ये बवाल कर रही थी, जो ये समस्या में कर रही थी, तो ये तीनों ये देसी रियासत भारत में मिल गई। अंततः 552 जो देसी रियासतों को जो एकीकरण था वो कंप्लीट एकीकरण हो गया। अब देखो आगे देखते हैं। इस प्रकार से 26 नवंबर 1949 के मूल संविधान में भारत के संपूर्ण राज्य को 4 भागों में बांटा गया। देखो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर रेडी कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर रेडी हुआ था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। जब संविधान बनकर रेडी हो गया था, जिस समय संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो उस समय जब देखते, अभी देखो अभी केवल राज्यों को एकीकरण हुआ, मतलब भारत में मिलाया गया। अभी 28 राज्यों का निर्माण नहीं किया गया। जितने भी प्रांत थे, जब छोटे छोटे अलग अलग प्रांत में जो बटे हुए थे, अब क्या हुआ ना, भारत में सभी प्रांतों को एकीकरण करके मतलब भारत में मिलाया गया। अभी रीऑर्गेनाइज नहीं हुआ, अभी तो रीऑर्गेनाइज आगे पढ़ना है, किस प्रकार से भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। अब देखते, जिस समय संविधान बनकर रेडी हो गया था, तो उस समय भारत के अंदर 4 जितने भी राज्य थे, जितने भी स्टेट थे, 4 अलग अलग भागों में बटा था। भाग ए, भाग बी, भाग सी एंड डी। हिंदी में क ख ग घ याद रखिए इस प्रकार से। तो ABCD करके रूप में बटे हुए थे, ए और बी और सी डी। तो इस प्रकार से अब बताओ इसमें कितने स्टेट आ गए, इसमें कितने स्टेट आ गए, इसमें। अब इसकी जो आवश्यकता, हर एक राज्यों की अलग अलग आवश्यकता है, हर एक राज्यों में अलग अलग कल्चर, अलग अलग सभ्यता, अलग अलग मतलब वहां की भाषा मतलब वहां देखो। अब देखोगे जैसे बिहार स्टेट में देखोगे ना, देखो जिस प्रकार से बिहार स्टेट है, इस प्रकार से बिहार स्टेट है, समझ लीजिए ये प्रकार से बिहार स्टेट। अब ये जो बीचे बीचे उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, तब देखोगे ना, इधर मिथिलांचल हो गया तो इधर मैथिली भाषा बोला जाता है, इधर आरा बक्सर की तरफ भोजपुरी बोला जाता है, इधर माघी बोला जाता है, तो इधर खड़ी बोली ही बोली जाती है। तो इस प्रकार देखो ना, बिहार एक ऐसा एक राज्य है जिसमें देखो केवल एक ही स्टेट, देखो ना कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अब सोचो ए के अंदर अगर तमाम प्रकार के, अगर अनेकों स्टेट आ जाएंगे, अनेकों राज्य आ जाएंगे, तो उसकी भाषा अलग है, उसकी कल्चर अलग है। अब किस प्रकार से कानून बना सकते हो? क्या एक ही कानून क्या सभी राज्यों के लिए उचित होगा? नहीं होगा।
तो हम लोगों ने सोचा, हालांकि हम लोगों ने जो भारतीय संविधान सभा लोगों ने सोचा कि जो एबीसीडी है कि इसको बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए। तो समझ में आया कि एबीसीडी रखना उचित नहीं होगा, इसको रीऑर्गेनाइज करना चाहिए, रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए ना, रीऑर्गेनाइज करना चाहिए। तो जून 1948 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन हुआ। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाषाई आधार पर एसके धर आयोग जो भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन आयोग कब किया गया था, कब गठन किया गया था? तो जून 1948 ईस्वी में, जून 1948 में एसके धर की अध्यक्षता में, यानी कि एसके धर, इंग्लिश में लिख लो एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांतीय आयोग का गठन किया गया। अगर भाषा के आधार पर पूछा जाएगा कि बताओ कि भाषा के आधार पर कब ये आयोग लाया गया था? तो जून 1948 ईस्वी में एसके धर की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर आयोग का गठन किया गया था। दिसंबर 1948 ईस्वी में आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखो जून 1948, दोनों 1948 ही है, 1948 है, लेकिन जून में इसका मतलब कि गठन किया गया था, भाषा के आधार पर आयोग का गठन किया गया था, एसके धर आयोग गठन किया गया था, एसके धर आयोग का गठन किया गया था जून 1948 ईस्वी में। लेकिन रिपोर्ट कब दिया था? तो लास्ट दिसंबर 1948 में इसका रिपोर्ट आया था, मतलब इसका रिजल्ट आया कि क्या सुनवाई होना चाहिए। आयोग का गठन किया गया था जून 1948 ईस्वी में। जून 1948 ईस्वी में एसके धर आयोग का गठन किया गया था। ये एसके धर आयोग क्या कि भाषा के आधार पर ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रीऑर्गेनाइज होना चाहिए, स्टेट का रीऑर्गेनाइज होना चाहिए भाषा के आधार पर, एसके धर आयोग की अध्यक्षता में, तो जून 1948 ईस्वी में, और रिपोर्ट आया दिसंबर 1948 में। अब देखो, अब रिपोर्ट प्रस्तुत हो गया, लेकिन इस रिपोर्ट में क्या कहा गया, जिसमें राज्यों का पुनर्गठन आधार भाषाई न रखकर प्रशासनिक सुविधा को रखने की अनुशंसा की गई। साफ अक्षरों में कहा जाए कि जो रिपोर्ट आया था ना, इसमें साफ क्लियर मेंशन था कि ये जो भाषा के आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, ये उचित नहीं होगा, कि भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, ये उचित नहीं होगा। तो ये रिपोर्ट में खारिज कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग नहीं, मतलब कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। तो कब रिपोर्ट आया था? दिसंबर 1948 में। और दिसंबर 48 में, इसी दिसंबर में, लास्ट दिसंबर में एक और समिति का गठन किया गया था, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल तथा पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में गठित किए गए थे, जिसका शॉर्ट में जेवीपी, जे से हो गया जवाहरलाल नेहरू, वी से हो गया सरदार पटेल, और पी से हो गया पट्टाभी सीतारामैया की समिति का गठन किया गया था। आपसे पूछा जाएगा कि जेवीपी समिति का गठन कब किया गया था? तो लास्ट दिसंबर, हालांकि एग्जैक्ट डेट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, दिसंबर 1948 में जेवीपी का समिति का गठन किया गया था। इस समिति में अप्रैल 1949 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। दो क्वेश्चन कि बताओ एसके धर आयोग का जो गठन किया गया था भाषा के आधार पर, पहला आयोग कब गठन किया गया था? तो एसके धर आयोग जून 1948 में। भाषा के आधार पर पहला गठन कब किया गया था? पहला आयोग कब गठन किया गया था? भाषा के आधार पर पहला आयोग कब गठन किया गया था? जून 1948 ईस्वी में एसके धर आयोग भाषा के आधार पर प्रथम आयोग गठन किया गया था 1948 में, जून वाले महीने में। और दिसंबर 1948 में इसका रिजल्ट आया, जो पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, पुनर्गठन आयोग का गठन नहीं किया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा। फिर उसके बाद दिसंबर 1948 में, उसी महीने में, दिसंबर 1948 में एक और आयोग का गठन किया गया था, जिसका नाम है जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था भाषा के आधार पर। इसमें भी बोला गया था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग होना चाहिए, राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। अब रिजल्ट कब आता है? 1948 में रिजल्ट आता है अप्रैल 1949 में, 1949 ईस्वी में, अप्रैल 1949 ईस्वी में ये रिपोर्ट आता है। रिपोर्ट में क्या कहा जाता है कि इसमें भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग देश की एकता और सुरक्षा को ध्यान रखते हुए कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब कि साफ अक्षरों में कहा जाए कि इसमें भी कैंसिल हो गया, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन आयोग इसमें साफ कैंसिल कर दिया गया और इसमें स्थगित कर दिया गया, मतलब कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ किस आयोग ने भाषा के आधार पर कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था? तो ये लिखना, जेवीपी समिति के अध्यक्ष जो भाषा के आधार पर जो पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया था, इसमें कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया। इसमें भी रिजल्ट नहीं आया। और ये कब गठन किया गया था? जेवीपी समिति का गठन किया गया था दिसंबर 1948 में। और रिजल्ट कब आया था? रिपोर्ट कब आया था? तो अप्रैल 1949 ईस्वी में रिपोर्ट आया था। अब देखो आगे क्या होता है। अब देखिए जैसे ही दो आयोग का गठन हो चुका, पहला हुआ एसके धर आयोग,
भाषा के आधार पर एस्केधर आयोग का गठन हुआ था। कब हुआ था? जून 1948 में गठन हुआ था। और रिजल्ट कब आया था, रिपोर्ट कब आया था? दिसंबर 1948 में इसका रिपोर्ट आया था। उसके बाद इसमें साफ साफ मेंशन था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद उसी दिसंबर 1948 में एक और समिति का गठन किया जाता है, एक और आयोग का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर, जिसका नाम है JVP, जवाहरलाल सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया के नेतृत्व में एक और आयोग का गठन किया जाता है भाषा के आधार पर, जिसमें कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया जाता है। इसका रिपोर्ट कब आता? अप्रैल 1949 में। हालांकि गठन तो दिसंबर 1948 में ही हो गया था, लेकिन रिपोर्ट आता अप्रैल 1949 में। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट आता है। अब दो आयोग का गठन हो चुका है। एक तो खारिज कर दिया, मना कर दिया, और एक ने जो JVP समिति का गठन जो हुआ था, इसका जो रिपोर्ट आया अप्रैल 1949 में, इसने कुछ वर्षों के लिए स्थगित कर दिया, कुछ वर्षों के लिए रोक दिया गया। अब दो आयोग अपने बात से मुखर गए कि जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, जो राज्यों का रीऑर्गेनाइज होना चाहिए, वो एक नेता थे, एक कांग्रेस के नेता थे। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का निर्माण है तो आंदोलन शुरू हुआ 1914 में। अब देखो, एक नेता थे, एक कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस नेता थे श्री रामुलु। तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश उस समय जो राज था, उस समय देखो बहुत बड़ा राज हुआ करता था। यहाँ पर जगह भी तो नहीं है, बहुत बड़ा राज हुआ था। मतलब कि एक प्रकार समझ लीजिए मद्रास नाम हुआ करता था, बहुत बड़ा राज हुआ करता था। उसमें दो राज्य का निर्माण होना था, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु, एक आंध्र प्रदेश, एक तमिलनाडु। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का निर्माण हेतु आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन कब शुरू हुआ? 1952 में, 1952 ईस्वी में आंदोलन शुरू हुआ। और आंदोलन इतना बढ़ गया था, इसमें एक नेता थे, कांग्रेस के नेता थे, श्री रामुलु नेता थे। 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। 56 दिन तक भूख हड़ताल, मतलब कुछ खाए पिए बिना 56 दिन तक भूख हड़ताल पर बैठे रहे। अब देखो, कोई नॉर्मल सा बायोलॉजी का स्टूडेंट होगा, साइंस का स्टूडेंट होगा, और कोई व्यक्ति 56 दिन तक कुछ खाए पिए बिना, कोई पानी पिए खाए, हालांकि पानी पिए होंगे, कुछ उसमें कोई डाटा नहीं है, लेकिन 56 दिन तक अगर कोई इंसान खाना नहीं खाएगा तो उसकी स्थिति कैसी हो जाएगी? तो अंततः वही हुआ जो आप लोग सोच रहे हो। अंततः 1953 ईस्वी में श्री रामुलु के निधन के कारण उनकी मृत्यु हो गई, उनके निधन हो गया। आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए, मतलब आंदोलन तो तीव्र हो ही रहा था, दो आयोग ने मुखर गया। दो आयोग ने मतलब कि कैंसिल कर दिया, कि रिपोर्ट कैंसिल कर दिया कि राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। एक तो दूसरा जो आयोग जो गठन किया गया था, उसने तो स्थगित कर दिया था कुछ वर्षों के लिए। तो पहले से 1952 ईस्वी में जो आंदोलन था तीव्र होते जा रहा था। लेकिन जब इनका निधन हुआ, श्री रामुलु का जब निधन हुआ, देखो ये आंध्र प्रदेश के फेमस लीडर हुआ करते थे, कांग्रेस के फेमस लीडर हुआ करते थे, और जब इनका निधन हो गया तो इनके कारण आंदोलन तीव्रता, मतलब बहुत तीव्र आंदोलन हो गया, मतलब बहुत ज्यादा आंदोलन फैलने लगा। तो आंदोलन तीव्रता को देखते हुए मद्रास को, जो मैंने बताया मद्रास बहुत बड़ा क्षेत्रफल हुआ करता था, तो मद्रास को भाषा के आधार पर विभाजित कर तेलुगु भाषा के पृथक राज्य के रूप में आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। पहला क्वेश्चन, पहला राज्य बताओ जो तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य का गठन होने वाला? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहली बार इसका गठन किया गया था। तो तेलुगु भाषा के आधार पर राज्यों के रूप में अलग पृथक बनाया गया था, इसको अलग किया गया था आंध्र प्रदेश। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ पहला वो कौन सा राज्य है जिसे भाषा के आधार पर अलग किया गया था, और किस भाषा के आधार पर अलग किया गया था? तेलुगु भाषा के आधार पर अलग होने वाला प्रथम राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कब गठन किया गया था? जब श्री रामुलु का जब निधन किया गया था 1953 ईस्वी में। 1953, हालांकि मैं आगे बताऊंगा। तो तेलुगु भाषा के आधार पर गठन होने वाला, या पृथक होने वाला, या अलग होने वाला पहला राज्य हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अब देखो, इसके बाद अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर पृथक राज्यों का मांग शुरू हो गया। अब देखो, ये बोला जाता है ना कि एक प्रकार से जैसे कि यहाँ पर भाषा के आधार पर तो गठन कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर समस्या ही ऐसी थी, समस्या ऐसी थी कि यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर श्री रामुलु जो कांग्रेस नेता था, जब इनका निधन हुआ तो आंदोलन बहुत तीव्र हो गया। तो आंदोलन को देखते हुए, आंदोलन कहीं कुछ अनहोनी ना घट जाए, कुछ आंदोलन और बड़े स्तर पर ना बढ़ जाए, इसलिए इस आंदोलन को शांत करने के लिए आनन फानन में बहुत, मतलब जल्दबाजी में तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया गया। अब जैसे आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, हर एक राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया। अब हर एक राज्यों में आंदोलन शुरू हो गया, अब हर एक राज्यों के लिए अभी प्रॉब्लम का, समस्या का समाधान किया जाएगा। अब देखो, अब इसके बाद अलग अलग राज्यों में भाषा के आधार पर अलग राज्यों का मांग शुरू हो गया, आंदोलन शुरू हो गया। अब देखो क्या होता है, अब जो रिजल्ट आएगा, अब फाइनल रिजल्ट आएगा। अब इसके बाद जैसे आंदोलन हर एक राज्यों में शुरू हुआ, उसके बाद फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली आयोग के नेतृत्व में, अध्यक्षता में कहो, फजल अली आयोग के नेतृत्व में दिसंबर 1953 में, दिसंबर 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। सरकार द्वारा 3 सदस्यों के राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया था। आयोग के अन्य 2 सदस्यों में, इसमें देखो 3 सदस्य, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ फजल अली आयोग की जो नेतृत्व में जो आयोग का गठन किया गया था, उसमें कुल कितने मेंबर थे? उसमें 3 मेंबर थे। एक फजल अली आयोग हो जाएंगे, और दूसरा हो जाएगा, देखो दूसरा हो जाएगा
के एन पनिक्कर हो जाएंगे और एच एन कुंजरू सम्मिलित है। अब देख लेना, इनका नाम देख लेना। आयोग द्वारा 1955 में आयोग द्वारा 1955 में रिपोर्ट पेश किया गया। देखो, फजल अली आयोग के नेतृत्व में दिसंबर 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। फजल अली आयोग का गठन 1953 ईस्वी में किया गया था। और इसका रिपोर्ट कब आया था? तो इसका रिपोर्ट आया था 1955 ईस्वी में, 2 वर्षों के बाद आया था। फिर से ये बहुत क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? दिसंबर 1953 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। रिपोर्ट कब आया था? तो इसका रिपोर्ट आया था, कब आया था? देखो, 1955 ईस्वी, 2 वर्षों के बाद इसका रिपोर्ट आया था 1955 ईस्वी में, जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन स्वीकार कर लिया गया। अब देखो, 1955 ईस्वी में आया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइज होगा भाषा के आधार पर। कहने का मतलब हो गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। इस बात को स्वीकार कर लिया गया। किस आयोग के द्वारा? फजल अली आयोग के द्वारा स्वीकार कर लिया गया। और इस आयोग का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था और रिपोर्ट आया था, आयोग का रिपोर्ट आया था 1955 ईस्वी में। और जैसे ही 1955 ईस्वी में रिपोर्ट आया, इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि बताओ, जो राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए भाषा के आधार पर, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। कब आया था रिपोर्ट? 1955 ईस्वी में। लेकिन अब प्रॉब्लम है, अब किसी व्यक्ति से, हालांकि ये फजल अली आयोग थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, सीजीआई है ना, सुप्रीम कोर्ट के उस समय फजल अली मतलब मुख्य न्यायाधीश हुआ करते। तो उस समय जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे, तो कोई भी व्यक्ति हो, केवल कह देने से कोई इंसान मान लेगा क्या हर एक राज्यों में यह पुनर्गठन, जो आयोग का जो आंदोलन जो छिड़ा हुआ था कि हर एक राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, भाषा के आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, कि किसी व्यक्ति के कह देने से हो जाना चाहिए? जी नहीं, इसके लिए प्रॉपर एक संविधान संशोधन होता है। रिपोर्ट तो 1955 ईस्वी में आ गया था। अब जैसी रिपोर्ट आया तो उस रिपोर्ट के बेसिस पे, उस रिपोर्ट के आधार पर संविधान में संशोधन होता है। वो संविधान 7वां संविधान संशोधन होता है। देखो, संसद ने इसे 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1956 ईस्वी के तहत लागू किया। 3 प्रश्न फजल अली आयोग के आधार पर। अच्छा, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, किस आयोग के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए? तो फजल अली आयोग के आधार पर इस आयोग ने यह स्वीकार कर लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। 3 प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ, किस आयोग के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा? तो फजल अली आयोग के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। और इसका गठन कब किया गया था? फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 ईस्वी में। रिपोर्ट कब आया? तो 1955 ईस्वी में। और इसे संविधान में कब लागू किया गया था? संविधान संशोधन करके कब लागू किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 ईस्वी में लागू किया गया था। जैसे ही रिपोर्ट आया तो अगले ही साल संविधान संशोधन करके, कौन सा संविधान? 7वें संविधान संशोधन करके 1956 ईस्वी में लागू कर दिया गया। आई बात समझे? 3 क्वेश्चन। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा। किस आयोग ने इसे स्वीकार किया? तो फजल अली आयोग ने इसे स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन होगा। किसके आधार पर? भाषा के आधार पर। किसने स्वीकार किया? फजल अली आयोग ने स्वीकार किया। और इस फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1953 ईस्वी में से गठन किया गया था। रिपोर्ट कब सौंपा? तो रिपोर्ट 1955 ईस्वी में सौंपा। लेकिन इसे संविधान में कब लागू किया गया था, कब इंप्लीमेंट किया गया था कि हर एक राज्यों में लागू होना चाहिए? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत 1956 ईस्वी में इसमें लागू कर दिया गया। अब देखो, अब जैसे इसे लागू किया, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत माध्यम से भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में 2 हिस्से में बट गए। अब लागू कर दिया गया। अब ये 2 हिस्से में बट गए। पहला हिस्सा था राज्य। तो जैसे ये लागू किया गया था 1956 ईस्वी में कि भाषा के आधार पर, है ना, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। जिस राज्य में या जिस प्रांत में जो भाषा बोला जाता है, उस भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, रीऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो जैसे ही इसे लागू किया गया था, उसके बाद 2 अलग अलग भागों में बट गया। एक राज्य हो गया, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, जिसे संघ शासित प्रदेश भी कहा जाता है। जैसे कि अब एम लक्ष्मीकांत पढ़ोगे तो वहां केंद्र शासित प्रदेश का शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वहां संघ शासित प्रदेश। तो संघ बोलो, संघ मीन्स यूनियन, या केंद्र बोलो, केंद्र का भी मीनिंग होता है यूनियन, असंघ का भी मीनिंग होता है यूनियन। तो संघ शासित प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश बातें की है। तो जैसे इसको इंप्लीमेंट किया गया था तो 2 अलग अलग वर्गों में बट गया था, एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन जैसे इसको 1956 में इंप्लीमेंट किया गया था तो उस समय 14 राज्य थे और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? उस समय कुल 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और 14 राज्य हुआ करते थे। आज के वर्तमान समय में 28 राज्य इसे संशोधन कर करके, है ना, इसे संशोधन कर करके, जैसे कि आप देखोगे उस समय 27 राज्य हुआ करते थे। बिहार और झारखंड को अलग किया गया था। 2000 ईस्वी में बिहार और झारखंड को अलग किया गया। उसके बाद 28 राज्य बन गए। तो इस प्रकार से राज्यों को बढ़ाया गया। लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताओ,
फजल अली आयोग, भाषा के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन आयोग जब स्वीकार कर लिया गया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, तो 1956 ईस्वी में जब संविधान इसे लागू कर दिया गया, तो उस समय कुल कितने राज्य हुआ करते थे? ये उस समय 14 राज्य हुआ करते थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ 1956 के समय कुल कितने राज्य हुआ करते थे? 1956 के समय जब इसे लागू किया गया था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। लेकिन आज की डेट में वर्तमान समय में 28 राज्य है। तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो छोटे छोटे प्रांत थे, जो 552 प्रांत हुआ करते थे, जैसे 552 प्रांत में 549 प्रांत तो मिल गए, लेकिन 3 प्रांत जो ऐसे थे जो समस्या उत्पन्न कर रहे थे, बाधा उत्पन्न कर रहे थे मिलने के लिए, तो उन सभी प्रांतों को आपस में मिलाया गया। उन सभी जो 3 प्रांत हुआ करते थे, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये जो 3 प्रांत थे ये समस्या बाधा उत्पन्न कर रहे थे, भारत में मिलना ही नहीं चाह रहे थे। तो जूनागढ़ तो भाई अलग ही पाकिस्तान में जाने के लिए मांग कर रहा था, जूनागढ़, हैदराबाद, और जम्मू कश्मीर तो अपना स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करना चाह रहा था। और लास्ट में सरदार पटेल जी ने अपने बुद्धि और विवेक के दम पर सभी राष्ट्रों को, सभी प्रांतों को, जो सरदार पटेल थे अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से सभी प्रांतों को भारत में मिलाया। तो इन द लास्ट मैंने आपको क्या कहा था कि लास्ट के वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। इतना चैलेंजिंग काम था जो अंग्रेज जिस समय भारत की आजादी दी थी, है ना, अंग्रेजों के द्वारा जब भारत को आजादी मिली थी, अंग्रेजों के द्वारा 1947 में, उस समय 3 विकल्प दिए गए थे। सोचो 3 विकल्प कितने चैलेंजिंग विकल्प थे कि जिसको भारत में मिलना वो भारत में मिलेगा, जिसको पाकिस्तान में मिलना पाकिस्तान में मिलेगा। अब तो भारत की कुछ इस प्रकार से, भारत का कुछ इस प्रकार, अब बीच में जो हैदराबाद, ये कैसा है, ये भौगोलिक रूप से कैसा संभव हो पाएगा कि भारत में मिल सकता है? क्या किसी प्रकार से उचित होगा? ये मिल सकता है? कोई रास्ता, मतलब अगर ये जाएगा भी तो भारत की भूमि से, भारत का क्षेत्रफल से होते हुए जाएगा। कि भौगोलिक रूप से उचित था? जी नहीं। तो ये 3 विकल्प थे, तीनों विकल्प सरदार पटेल जी ने अपने बुद्धि और विवेक के माध्यम से सभी प्रांतों को एक किया, भारत में मिलाया उन्होंने। आई बात, इसलिए उन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, लोहे के जैसा मजबूत व्यक्ति कहा जाता है। ऐसे चैलेंजिंग उनके सामने था, ऐसे चैलेंज उनके सामने था, इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी बड़ी समस्या था, उन सभी समस्याओं का समाधान किया अपने केवल विवेक और बुद्धि के दम पर। क्योंकि उस समय हमारे पास आर्मी भी तो नहीं थी ना, उस समय ना ही आर्मी थी, ना ही तो इतने हमारे पास पैसे थे। आजादी के समय लोग मतलब आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं थे, मतलब कि आर्थिक रूप से और सेना रूप से, मतलब मिलिट्री रूप से या पैरामिलिट्री में, उस समय तो पैरामिलिट्री मिलिट्री तो था ही नहीं। तो वैसे कंडीशन पे सरदार पटेल जी ने, समझ लीजिए, इतने बड़े चैलेंज को हैंडल किया और लास्ट में सभी प्रांतों को एक किया। और इन द लास्ट मोमेंट में जब देखा जाएगा तो 1956 ईस्वी में जब इस इंप्लीमेंट फजल अली आयोग के जब नेतृत्व में जब गठन किया गया था 1956 ईस्वी में, सभी प्रांतों को एक करके भाषा के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और आज के डेट में वर्तमान समय 28 राज्य है। तो इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, जिस समय संविधान बन रहा था, या भारत की जो आजादी मिली थी, उस समय भारत की स्थिति कैसी थी, और आज के डेट में जो आप लोग देख रहे हो 28 राज्य देख रहे हो, दोनों में आकाश जमीन का फर्क है। उस समय कुछ और भौगोलिक स्थिति हुआ करता था और आज के डेट में कुछ और ही भौगोलिक स्थिति है। और इन सभी अगर भौगोलिक स्थिति को बदलने के लिए या सुधारने के लिए अगर क्रेडिट दिया जाए, अगर श्रेय दिया जाए, तो वो एक ही व्यक्ति है जिनका नाम है सरदार पटेल जी। तो आई बात समझ में, मैंने क्या बोला था? इन द लास्ट वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा कि सरदार पटेल जी को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है। तो आज तक इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक